तो बेटा जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने दो प्रॉब्लम्स मौजूद है। कल हम लोग ने ग्रेविटेशनल फोर्स यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पार्ट कंप्लीट किया। आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। हमारे सामने जो पहला प्रॉब्लम आया है उसमें ये कहा गया है कि दो स्फीयर्स है ऑफ मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, दोनों के दोनों सिचुएटेड है एयर में। तब उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो कितना था बेटा? कैपिटल एफ था। अब क्या किया गया है, दोनों स्फीयर्स के बीच में एक मीडियम को डाल दिया गया है और उस मीडियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 3 है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है। ओके, तो बेटा उसके जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपको 3 बताया गया है। उसने कहा है कि आप बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा। कोई बता सकता है इसका आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आंसर ए रहेगा? ओके, एक को लगता है। बी ऑप्शन कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा, सी ऑप्शन कितने लोगों को लग रहा है? ओके, और अब आता है लास्ट डी ऑप्शन, कितने लोगों को लग रहा है? ओके, मैं आपको बता दूं द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। कैसे? ओके, अब एक काम करो, कल मैंने कुछ नोट में पॉइंट्स लिखाया था, उसमें देखो एक आध, नहीं वो कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है। ये शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पार्ट में था जब मैंने कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ पॉइंट्स बताया था। उसमें से एक पॉइंट ये बताया था, ध्यान दीजिएगा, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम, है ना, बीच में आने वाले मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अगर एक मास m1 है, एक मास m2 है, ये दोनों के बीच का फोर्स क्या है? f है, डिस्टेंस वही है आपका। और अब मैंने क्या कर दिया, इसके बीच में कोई मीडियम भर दिया और आपसे अब पूछूंगा, बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम, तो इसी वजह से आपका ये एफ ही रहेगा। तो उसके आंसर को आप ऐसा लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of intervening medium। ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है आपके इंटरवेनिंग मीडियम का, इसीलिए फोर्स क्या रहेगा? जैसे कि वैसे ही रहेगा, फोर्स को कोई फर्क पड़ता नहीं। आई बात समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। इसने क्या कहा है कि सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली टू द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस। इसने कहा है कि इमेजिन करके चलो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस, देन द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू। टाइम पीरियड का रिलेशन पूछा गया। मुझे R को कैपिटल्स में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शंस डिस्टेंस के कैपिटल R में है, तो स्मॉल r को मैं कैपिटल R में लिखा। अब देखो भैया यहाँ पर आया कि यार ये ग्रेविटेशनल फोर्स है दिया हुआ, यहाँ तो टाइम पीरियड के बारे में पूछा हुआ है, ये कहाँ से कुछ लिंक बैठ रहा है? बिल्कुल लिंक बैठता है। देखो तुम, प्लैनेट गोल गोल घूमता है किसी भी सन के अतराफ, किस वजह से गोल घूमता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो चीज कोई भी चीज को गोल गोल घुमाए, जो फोर्स किसी भी चीज को गोल गोल घुमाए, तो वो कौन सा फोर्स कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही हमारा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। मगर ग्रेविटेशनल फोर्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है? R का पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के पावर n को। फिर आप बोलेंगे अरे तो सर इसमें टाइम पीरियड कहाँ से आया? अरे आ जाएगा। आपको करना क्या है भाई, तुम ये सोचो कि भाई आप सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें टाइम पीरियड आता है? आप बोलेंगे कोई भी नहीं है, मगर ओमेगा तो आता है, mr ओमेगा स्क्वायर। तो मैं बोले वो वाला फॉर्मूला यूज करूं, तो m r ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का पावर n। ओके चलो मान लिया।
ओके, ये आर को उधर लेके चले जाओ और ओमेगा को लिखो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी का होल स्क्वायर 1 अपॉन आर का पावर n प्लस 1, क्योंकि यह कैपिटल आर गया होगा इधर, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो पावर्स क्या हुए होंगे इसके ऐड। चलो ठीक है, मान लिया। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर n प्लस 1। अब कई लोगों को लगाऊंगा ये कैसा आया। देखो, जब आप, खास बात, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन देते हैं तो इसका मतलब जो चीज़ें कांस्टेंट हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। हमारे को सिर्फ क्या मतलब है, t से और r से। अच्छा, t कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, r भी कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर n प्लस 1 सॉरी। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर n प्लस 1 टू द पावर 2। आई बात समझ में आपको। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन आया फिर, ए ऑप्शन, है ना। अब ये फॉर्मूले को आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो। जब भी बोला जाए ग्रेविटेशनल फोर्स आर के पावर को, है ना, जैसे nth पावर का डिस्टेंस को प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, तो टाइम पीरियड का क्या रिलेशन आएगा ये याद रखना। अगर उसने बोला कि क्यूब है ना, टाइम पीरियड जो है क्यूब ऑफ डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 3 + 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप खुद आप आगे देखेंगे। देख लीजिए पहले। अपनी स्पीड ज़रा बढ़ा के लिखना फास्ट, क्योंकि 2 लेक्चर के न्यूमेरिकल्स मुझे 1 लेक्चर में कवर करना है। A small planet is revolving around a massive star in a circular orbit of radius capital R and period of revolution capital T. Full stop. If the gravitational force, पीछे कौन बात कर रहा है यार, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे वो। If the gravitational force between the planet and the star were proportional to r to the power -5/2, comma, then capital T would be proportional to फर्स्ट ऑप्शन r का पावर 3/2, सेकेंड ऑप्शन
r का पावर 3/5, थर्ड r का पावर 7/2, r का पावर 7/4। तो देखिए बेटा, एक प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल T। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻²। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसने दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻²। मगर हमको यहाँ पर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाला नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी वाला। तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁵/2। अब अगर सपोज करो इसको और उसको मैं अगर कंपेयर करके देखूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? n की वैल्यू कितनी है बेटा? 5/2 है। n की वैल्यू क्या है? 5/2। अच्छा, अगर n की वैल्यू 5/2 है तो n+1 कितना होगा बेटा? 5/2 + 1, दैट विल बी हाउ मच? 7/2, इजंट इट? हाँ, चलो मान लिया। तो देयरफॉर अब अगर मैं यहाँ लिखूँ कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर n+1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर n+1 कितना है बेटा? 7/2 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 7/4। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया? लास्ट ऑप्शन। तो जैसे मैंने कहा था कि अब आप डायरेक्टली ये वाला पार्ट याद रखिए, समझ में आया ना? मगर एक बात याद रखना कि हमें हमेशा इनवर्स रिलेशन वाला पावर चाहिए होता है। जैसे ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था -5/2, कई लोगों ने क्या करे होंगे? n की वैल्यू -5/2 डाल दिए होंगे, उससे तो आंसर कुछ और ही आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। नहीं, वो नहीं करना है। इसको पहले नीचे लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा ये। फिर पता चला n की वैल्यू 5/2 है एंड सो ऑन। आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए। आई होप इधर का सॉल्यूशन भी हो चुका होगा सभी का। थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ, फास्ट लिखो बिल्कुल। बातों में इसमें इधर उधर कुछ भी चीज़ में टाइम पास मत करो, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं अभी। A very important one. Mass capital M is split into two parts, small m and capital M minus small m, which are separated by a certain distance. First off, what ratio of small m upon capital M maximizes the gravitational force between them? तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बल्कि एग्जैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन एक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखने को मिलेगा और उसको सॉल्व करने का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा।
चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक पर्टिकुलर बॉडी थी जिसका मास कैपिटल एम था। एक रैंडम शेप का बॉडी पकड़ लेता हूं जिसका मास कैपिटल एम था। इसको 2 पार्ट्स में आपने ब्रेक किया। एक पार्ट इधर आया और एक पार्ट इधर आया। ठीक है, इसका मास मान लो स्मॉल एम, तो इसका मास कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ओके, और एक फिक्स डिस्टेंस पे उनको रख दिया आपने, यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर। न्यूटन बाबा ने तो बोले कि भैया दुनिया का, यूनिवर्स का हर पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं, हर पार्टिकल। तो ये भी तो यूनिवर्स का हिस्सा है, 2 अलग अलग बॉडीज है, इनके बीच में भी क्या होगा, हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा होगा। अब अगर मैं बोलूँगा इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो भाई देखो, अगर मैं कहूँ इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है आपको, तो आप ये फॉर्मूले से देंगे, F = G कैपिटल एम नॉट कैपिटल एम। इसका मास कितना है, स्मॉल एम, दूसरे का मास कितना है, कैपिटल माइनस स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो G कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा। मगर इसने हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा है कि फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए, फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम का रेशियो क्या होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही ना, क्वेश्चन क्या है वो समझो पहले। क्या चाह रहा है वो, क्या मैक्सिमम हो फोर्स, तो उसके लिए स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम का रेशियो क्या आना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कि 2 बॉडीज, एक पूरी बॉडी पे एक चार्ज होता है, वो चार्ज 2 हिस्सों में बांटा जाता है, तो वो बोलता है कि दोनों बॉडीज के चार्ज का रेशियो क्या होना चाहिए ताकि फोर्स उनके बीच में मैक्सिमम हो। बिल्कुल ये सेम तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, मगर सवाल उठा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी कोई मैक्सिमम या मिनिमम को लेकर आपको सवाल आए कि मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो, आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो एवरेज वैल्यू देता है आपको। डेरिवेटिव आपको डेरिवेटिव में मैंने सिखाया था ना, किसी भी चीज की अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्या करो, डबल नहीं रे भैया, सिंगल डेरिवेटिव करो, उसको 0 से इक्वेट करो। डेरिवेटिव लो, वो तो डबल डेरिवेटिव अपन ये पता लगाने के लिए करते कि इससे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, मगर अपने को तो मालूम ही है ना मैक्सिमम है, तो डबल डेरिवेटिव चेक थोड़ी करने का, अपने को तो मालूम ही है कि मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। यहाँ पे सिर्फ सवाल इतना पूछा है उसने कि भैया वो मैक्सिमम फोर्स के लिए स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम का रेशियो क्या है। अब याद रखना आइंदा से, कभी भी कहीं भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे तो भैया आपको करना क्या है, डेरिवेटिव। तो असल में यहाँ पर हमको फोर्स की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा, उसे कंडीशन दिया कि अगर फोर्स मैक्सिमम रहा तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम का रेशियो क्या रहेगा। तो चल ना भाई उसी कंडीशन को फॉलो करते हैं। बोले क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव लेंगे फोर्स का और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो चलो, तो मैं यहां लिखूंगा फॉर एफ मैक्स डी एफ अपॉन डी एम इक्वल्स टू 0। अब आप सोचेंगे सर आपको कैसे पता चला कि डी एफ अपॉन डी एम करना था, डी आर नहीं करना था, क्योंकि मैं बोलूंगा यहां क्या बटा, ऐसा अलग अलग करने में मास है ना, इसमें मास वेरिएबल है। ये स्मॉल एम बोल रहा ना कि स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम की क्या रेशियो होना चाहिए, मतलब संभावना ये है कि स्मॉल एम की वैल्यू बदल सकती है, चांसेस ये है कि स्मॉल एम की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। तो यहां पर वेरिएबल क्या है अपना, मास, तो इसीलिए मैंने फोर्स को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू मास स्मॉल एम। बोले सर कैपिटल एम से नहीं बेटा, कैपिटल एम तो कांस्टेंट है, कैपिटल एम तो कांस्टेंट है। अब जैसे मान लो कि भाई मान लो कि अपन ने लेकर आया किटकैट, है ना, मैंने लाया किटकैट, मैंने बोला ले फरहान किटकैट खा, है ना। अब फरहान क्या कर सकता है, अपने बाजू वाले के साथ, किसी के साथ भी, इसके साथ या इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, है ना। मैं बोलूँगा ठीक है, ऐसा इसको दे दिया या फिर इसको दे दिया, जो भी हो, है ना। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये टोटल मास तो वैसी रहेगा ना। हाँ, बस इतना क्या कर रहा है, टुकड़ा ले रहा है। अब वो क्या है, अगर ईमानदारी से करेगा तो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करेगा, आधा तू आधा मैं, नहीं तो क्या खा ले, ऐसा भी हो सकता है ना। तो भैया ऐसा है कि ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है कि हमको मास को स्प्लिट करना है, तो उससे टोटल मास तो नहीं बदलता। हाँ, जो टुकड़ा आप निकाल रहे हो, आप ये टुकड़ा भी ले सकते हो जो कि आधा है m/2, कैपिटल M/2। आप छोटा सा भी टुकड़ा ले सकते हो जो कितना है m/10, है ना, 10वां हिस्सा। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर।
तो इसीलिए वेरिएबल क्या है यहाँ पर, मास है ना। तो ठीक है, चलो इसका डेरिवेटिव लो। तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, देयरफॉर df अपॉन dm इज इक्वल्स टू g अपॉन r स्क्वायर d बाई डी एम कैपिटल M इंटू स्मॉल m माइनस m का स्क्वायर। अरे बोले सर ये क्या, ये क्यों बाहर कर दिए, कांस्टेंट चीज है, डेरिवेटिव नहीं होता। अच्छा, कैपिटल M इंटू स्मॉल m है ना, इसमें m क्या है, कांस्टेंट है, कैपिटल M, स्मॉल m वेरिएबल है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, कैपिटल M रह जाएगा। बोले सर ये कैसा, अरे भाई ax का डेरिवेटिव जब आप लेते थे तो क्या होता था, a, क्योंकि a कांस्टेंट होता था, तो यहाँ कैपिटल M कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा g कैपिटल M, यहाँ रह जाएगा, और इसका क्या रह जाएगा, माइनस ट्वाइस m। अच्छा, ये पार्ट अपन किससे इक्वेट करने वाले हैं, जीरो से, तो बोले ये भी किसके साथ हो गया, जीरो से इक्वेट हो गया। g अपॉन आर स्क्वायर उधर गया, जीरो से है ना, मल्टीप्लाई होके वो गायब हो गया, उसको उधर लेके जाओ, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस m। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब वो रेशियो क्या होना चाहिए, 1/2। तो उनके बीच में का फोर्स क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, है ना। मतलब अगर इन दोनों की दोस्ती स्ट्रांग कब रहेगी, जब वो किटकैट के बराबर के दो हिस्से करेगा, है कि नहीं, कि भैया बराबर बराबर में बांटेगा तो भैया हो जाएगा, भाई दोस्ती स्ट्रांग रहेगी। वो निकाल के देगा ऐसा, देखा है ना, तो फिर गड़बड़ नहीं भाई, उनकी दोस्ती यारी फिर बोल नहीं सकते कितने दिन टिकेंगी। मेरा एक भाई कजिन, मेरा मस्त, वो इतना होशियार था, वो क्या करता था, कुछ भी जैसे अपन नहीं आंवला सुपारी खाते, ये खाते, पैकेट लेगा, पैकेट में से अच्छा खासा अमाउंट निकाल के हाथ में ले लेगा वो, कि हमको नज़र आ रहा काफ़ी अमाउंट ले चुका, और पैकेट हाथ में दे देगा। लगेगा क्या कि पूरा पैकेट दे दे रहा, थोड़ा सा लेकर आओ, फिर कप पे डालेगा, फिर आप पैकेट खाली करो, तो फिर 2-4 दाने निकल के गिरते थे उसके अंदर से। ऐसे भी होते हैं भाई। Okay, further. ये हो गया क्वेश्चन। अब इसकी बारी। देखो ये क्वेश्चन देखो बेटा, जाइलो के जैसा बड़बड़ करने के बजाय इस पे दिमाग डाला करो जरा। 2 point masses A and B having masses in ratio 4:3 are separated by distance 1 meter. Full stop. Not full stop, comma, when and another point mass capital C of mass capital M is placed between capital A and capital B, comma, the forces between
A and C is 1/3 of the force between B and C, full stop. Then the distance of C from A is, first option 2/3 meters, second option 1/3 meters, third option 1/4 meters, and the last one 2/7 meters. दो कंडीशंस दिया उसने, दो अलग अलग सिचुएशन दिया। दो पॉइंट मासेस है जिनका नाम ए और बी है, उनके मासेस का रेशियो जो है 4:3 है, और जब उनके सेपरेट बाय डिस्टेंस 1 मीटर, अच्छा वो उनके बीच में का फासला जो है 1 मीटर आपको दिया गया। फिर उसके बाद बोला है कि उसने तीसरा मास बीच में डाला गया जिसका वैल्यू कैपिटल एम है, और उसे हाँ द फोर्स बिटवीन ए एंड सी इज 1/3 ऑफ द बिटवीन बी एंड सी। अच्छा ठीक है हाँ चलो। तो जो पहले बोला गया ना आराम से सुकून से, भाई सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में थ्योरी में दिया हुआ है उसको मैथमेटिकली लिखो। बोले क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट मासेस है सर, थोड़ा फील लाने के लिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। अच्छा ठीक है चलो बना लो। ये एक मास है एम ए, ये दूसरा मास है एम बी, हाँ या ना, ये समझ में आया। ये एक दूसरा मास है एम बी, ये मास है एम ए और ये मास है एम बी, और इनके बीच का जो फासला है कितना दिया हुआ बेटा, 1 मीटर। ये क्लियर हो गया पहले, ठीक है। और एक और चीज़ बोला इसने कि यहाँ पर जो मासेस का जो रेशियो है वो कितना है बेटा, 4:3 है ना, तो ये 4:3 है। मतलब ये कह सकता हूँ कि एम ए जो है 4/3 टाइम्स ऑफ एम बी है। ओके चलो मान लिया, ओके इसे थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1 दे दो याद के लिए, ठीक है चलो मान लिया। अब आगे क्या, तीसरी कंडीशन में उसने क्या बोला कि आपने एक कहीं तो भी एक मास कैपिटल एम रखे हैं एट पॉइंट सी। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये पॉइंट सी है। तो देखो भैया पॉइंट सी पर एक मास रखा है मैंने कैपिटल एम। अब ऐसा कहा है कि अब द फोर्स बिटवीन ए एंड सी, यानी ए और सी के बीच में का जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन ए एंड सी इज 1/3 ऑफ द फोर्स बिटवीन बी एंड सी, 1/3 ऑफ द फोर्स बिटवीन बी एंड सी, 1/3 ऑफ द फोर्स बिटवीन बी एंड सी। देन द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ए इज, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, ये डिस्टेंस x। अगर ये x है तो ये कितना हुआ भैया, अरे बोलो भाई 1 - x। इतना नहीं समझा क्या, यहां से यहां 1 है ना, यहां से यहां x पकड़ के चले अपन ने, क्योंकि इसने ये डिस्टेंस पूछा है अपने से, तो ये कितना होगा फिर 1 - x। अच्छा चलो ठीक है मान लिया। अब आप क्या करेंगे, वो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत जो फॉर्मूला आता है वो Gm1m2/r² वाला, वो लगाएंगे। FAC यानी इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो G मास ऑफ A मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ C, जो कि कितना है कैपिटल M, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि क्या है x², 1/3। ओके मान लिया। अब FBC क्या आएगा, G मास ऑफ B कैपिटल M 1 - x का होल स्क्वायर। ओके चलो भाई मान लिया। आगे क्या, अब ऐसा है कि देखो ये कैपिटल G कैंसिल है, कैपिटल M कैंसिल। MA के जगह तुम क्या लिख सकते हैं, 4/3। तो MA की जगह लिखो 4/3 MB, मैंने उसकी जगह लिखा 4/3 MB अपॉन x²
ये रहा 1/3 mb अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे क्या हुआ बेटा, mb और mb हुआ कैंसर, 3 और 3 क्या हो गया, कैंसर। अब ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये 4 तो जैसे कि वैसे ही रहेगा। तो 4 इज इक्वल्स टू, या फिर एक काम करता हूँ ना मैं थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर को उसके नीचे रहने देता हूँ, ठीक है, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ले लो उसका स्क्वायर रूट, तो अब स्क्वायर रूट लेने पे 2/x इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू थ्राइस एक्स, देखो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2/3। x इज इक्वल्स टू 2/3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन x इज इक्वल्स टू 2/3 मीटर्स। सोच समझ के करा करो अच्छे से पूरा। From a solid sphere of mass capital M and radius capital R, comma, another solid sphere of mass, नहीं मास नहीं दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, ऑफ रेडियस r/2 is removed as shown, full stop. Find the gravitational force on mass small m as shown। तो मास स्मॉल m पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता लगाना है। तो देखो भैया, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये इसका सेंटर, और इसमें से इतना पोर्शन आपने रिमूव करके निकाल लिया है, इतना पोर्शन मैंने रिमूव कर लिया। थोड़ा शेडेड रीजन टाइप में बता दूं इसको, ओके। और एक मास है स्मॉल m, जो तुमने स्फीयर काट के निकाला है वो स्फीयर जो है ना r/2 डिस्टेंस का है। और ये स्फीयर का रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल R। मान लो ये डिस्टेंस O है, ये सेंटर, सॉरी ये पॉइंट O है, ये O' है, ये पॉइंट P है जिस पे मास स्मॉल m है, ओके। हाँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपको बताया गया है दैट इज ट्वाइस R। तो उसने कहा है कि भाई अगर देखो मेरे पास एक स्फीयर था जिसका मास कैपिटल M था, जिसका रेडियस कैपिटल R था, पहले स्फीयर था वो, तो जिसका मास कितना था कैपिटल M, जिसका रेडियस कितना था कैपिटल R, उसमें से तुमने एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाले। वो जो छोटा सा टुकड़ा काट के निकाले उसका रेडियस तुमको मालूम है r/2 है ना, मगर मास कितना है ये मालूम नहीं।
और एक दूर एक कहीं पॉइंट P पे एक आपका मास है रखा हुआ स्मॉल m, जो कि इसके सेंटर से ट्वाइस आर के डिस्टेंस पे है। तो वो बोल रहा है कि अब पता लगाओ कि जो बचा हुआ हिस्सा है बॉडी का, मतलब ये चांद के जैसे जो नज़र आ रहा है इतना हिस्सा, वो इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आपको निकाल रहा है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ईजीली है। करने का तरीका क्या रहेगा? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रिमेनिंग बॉडी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कंप्लीट स्फीयर माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड पोर्शन। तो क्या करो, कंप्लीट स्फीयर के ग्रेविटेशनल फोर्स में से रिमूव्ड पोर्शन के ग्रेविटेशनल फोर्स को माइनस करो, तो बचेगा क्या? बचा कुछ हिस्सा जो है उसका आ जाएगा। क्योंकि देख भाई ये आसान है ना रे, देख तू ये पूरा अगर देखेगा तो देखो क्या नजर आएगा? स्फीयर। इस छोटे से टुकड़े को भी देखेगा देखो क्या नजर आएगा? स्फीयर। देखो मालूम है स्फीयर के लिए क्या करना है? फॉर्मूला सीधा Gm1 m2/r² वाला लगा सकते हैं अपन उसके अंदर, है ना। अगर तुम बोलोगे सर ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि चांद का, अबे चांद का कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने, है ना। इसका कौन सा बताया कि भैया इसको ऐसा लगाएंगे, ये ईद के चांद है, बोले सर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा? अबे इसका नहीं लग सकता, अपने पास नहीं है इसका फॉर्मूला। हाँ स्फीयर का है, पॉइंट का है। तो बोले अब कैसा करेंगे सर? अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं। देख सबसे पहले तो कंप्लीट पे फोकस कर, आसान से शुरू तो कर, है ना। मान ले ये टुकड़ा निकाला ही नहीं गया, मान लो ये टुकड़ा निकाला नहीं गया, वो पूरा का पूरा अखंड स्फीयर है, एज इट इज आपका ओरिजिनल स्फीयर मेंटेन्ड है। अच्छा इसका सेंटर यहां रहेगा, ओके। ये दूसरा मास है स्मॉल m, इसका मास कितना रहेगा? कैपिटल M। इनके बीच में का फासला कितना रहेगा? ट्वाइस आर। तो भैया मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? G कैपिटल M ही है ना इसका मास, हाँ, M इंटू ट्वाइस M, कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r का स्क्वायर, यानी G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r²। इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। देख मेरा काम होते आ रहा, अपने को ये चाहिए, इसका फॉर्मूला मिल गया अपने को कंप्लीट का, बहुत आसान था। अब अपने पर फोकस आएगा किसका? रिमूव्ड पोर्शन का। अब थोड़ी देर के लिए ये वाला हिस्सा भूल जा, ये वाला हिस्सा भूल जा। अब सिर्फ इस पे फोकस कर, ये इस पे फोकस कर। ऐसा इमेजिन कर कि ये तेरे पास एक स्फीयर है, उसका ये एक सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तेरे को मालूम करना है। तो बोलेंगे सर वो तो बहुत आसान है। बोले कैसे? कि देखो सर ये यहां से लेकर ये तो आपका देखो ये r था, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी r हो जाएगा, ये 2r है ना, और ये r, और ये r/2 है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है r + r/2, यानी कि 3r/2। तो देखो अपने को क्या मिल गया? गौर से देखो, अपने को इसके सेंटर से इस मास तक का डिस्टेंस मिल गया 3r/2। हमको क्या क्या चाहिए रहता है? F = G m1 m2/r²। दोनों बॉडीज का मास, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। इसका तो टेंशन नहीं, छोटा सा छटक भर का पार्टिकल है, तो इसका मास स्मॉल m है तो सदा स्मॉल m ही रहेगा। इसका डिस्टेंस अब पता चल गया कितना आ रहा है अपना? 3r/2। अब प्राइमरी फोकस मेरा है m1 पे, मतलब ये छोटा सा गोला जो है ना ये छोटा सा स्फीयर जो यहां होगा, जो था, तो इसका मास कितना आएगा? एक मिनट अमजद, तो इसका मास कितना आएगा? अब मुझे एक बात बता यहां पे कि यार मुझे इसका मास पता कैसे चलेगा? ये एक स्फेरिकल बॉडी है, मुझे मास कैसे पता चलेगा? एक बड़ी बॉडी का छोटा सा टुकड़ा है ये, मुझे इसका मास कैसे पता चलेगा? बताओ, सोचो। थोड़ा सा गलत कर दिए, थोड़ा सा गलत करे। बिलाल देखो बताया था सेपरेटली मैंने, कर कोशिश। नहीं, तो गलत जा रहे हो तुम। थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, कौन सी बॉडी है इस बात पे फोकस करो। स्फेरिकल बॉडी, स्फीयर, 3 डायमेंशनल बॉडी, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। डिस्क के लिए होता है एरिया, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए एरिया लेते हैं, 1 डायमेंशनल बॉडी के लिए लेंथ लेते हैं, है ना। ये क्या है? 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो टोटल मास अपॉन
टोटल वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ गिवन पोर्शन, है ना। तो अब अगर मैं जानना चाहता हूं ये आपका मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन कितना है, मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन कितना है, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, रेडियस ऑफ जो छोटा पार्ट है वो 4/3 पाई गया, 4/3 पाई गया। वह मैं बोलूँगा भैया कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय, अच्छा स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर बोले तो कितना है यहाँ पर r/2 है ना, ये डिस्टेंस ये रेडियस r/2 है, तो r/2 का क्यूब, r/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा r³ अपॉन 8 यानी जस्ट m/8 बच जाएगा। तो पता ये चला कि मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन कितना है बेटा, m/8 है। आई बात समझ में आपको। अब आगे क्या, अपना वो भी काम हो गया, अपने को तो छोटे से टुकड़े का मास, पार्टिकल का मास तो मालूम ही था स्मॉल m, इसका मास पता चले गया रिमूव पोर्शन का m/8। अब वो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, फोर्स ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, तो क्या आएगा g, है ना, मास ऑफ रिमूव पोर्शन यानी कि m/8 m/8 मास ऑफ दैट पार्टिकल यानी कि स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 3r/2 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 9r²/4, ये क्या हो जाएगा 9r²/4, 3r/2 का होल स्क्वायर। अब 4 1 जा 4 2 जा, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा 18 तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 18r²। चलो ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया, मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन मेरे पास आ चुका है। अब आगे क्या, चलिए बेटा अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम ये 2 और 3 से वैल्यू उठाकर 1 में डालते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 फोर्स ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ कंप्लीट बॉडी कितना है बेटा, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r² माइनस ये कितना आ रहा है, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 18r²। ओके, 4 9 जा 36 और 18 2 जा 36। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 9g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 36 का r² माइनस 36 r², 9 में से 2 गया 7 अपॉन 36 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। एक बार पहले मैं आंसर चेक कर लूं कि आंसर सही है कि नहीं मेरा। सही है, 7 अपॉन 36 जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। चलिए लिख लीजिए बेटा,
a uniform rod of mass small m, no, not small m, capital M, and length capital L is placed at a distance small a from point, पानी रखो, mass small m as shown, full stop. Find the force on mass small m. तो स्मॉल m मास पे कितना फोर्स एक्ट होगा इसके बारे में बताइए। तो मेरे पास ये है एक रॉड, ये मास स्मॉल m, ये स्मॉल a, ठीक है। इस रॉड का लेंथ कैपिटल L दिया हुआ है। चलिए, वो जो बताया था ना मैं आपको कि अगर ऐसा रहा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो ट्राई करो, कोई देखते हैं आप में से किसी को जम रहा है क्या इंटीग्रेशन। मैंने हिंट तो दिया था, हिंट तो दिया था मैंने इसका। पहला काम क्या करेंगे आप, एलिमेंट। पहला काम ये करो, उसमें से एलिमेंट कंसीडर करो। छोटा सा एक एलिमेंट पकड़ो। एलिमेंट क्या होता है, टुकड़ा, अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस बॉडी। ये छोटा सा टुकड़ा, इस छोटे से टुकड़े का मास कितना है, dm, और इस छोटे से टुकड़े का लेंथ क्या है, dx। आप चाहे तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को x ले सकते हैं, है ना, या फिर आप चाहे तो यहां तक के डिस्टेंस को भी x ले सकते हैं, क्योंकि यहां तक का तो ऑलरेडी मालूम ही है आपको a, है ना। आप ये भी ले सकते, ये भी ले सकते। फिलहाल मैंने अभी x ये ले लिया तो ठीक है। अगर ये लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो भी बता दूंगा, बहुत छोटा सा उसमें चेंज आता है। पहले तो हम क्या करेंगे, पहला हम काम ये करेंगे कि उस एलिमेंट और इस छोटे से पार्टिकल मास m के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो पता लगाओ। तो बोले वो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा dF g इंटू dm, उसका मास स्मॉल m अपॉन यहां से वहां तक का डिस्टेंस x स्क्वायर। अच्छा ठीक है, dm कितना हुआ फिर, dm को क्या लिख सकता मैं, तो dm को लिख सकता हूं मैं m/l इंटू dx इंटू स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। ये समझ में आया ना, छोटे से टुकड़े के मास को आप ऐसा लिख सकते हैं m/l इंटू dx। अब आगे, अब ये छोटे से टुकड़े का, ये छोटे सा टुकड़ा और ये पॉइंट मास के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स था। पूरे रॉड का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, तो पूरे रॉड का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए इस छोटे से एलिमेंट के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो जिसको आप ऐसा लिखेंगे g कैपिटल M अपॉन कैपिटल L, स्मॉल m को भी निकाल लो बाहर। इंटीग्रेशन में बच जाएगा सिर्फ क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx बच जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बात बताओ मुझे, ये इसको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बच गया। अब चैलेंज ये है कि लिमिट्स क्या होगा, x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बताइए आप मुझे।
रॉड यहां से यहां तक के, x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to L। x की मिनिमम वैल्यू 0 to L लेने का मतलब ये होगा कि ये रॉड ऐसा है और ये मास ऐसा है। ऐसा है क्या? अरे भैया ये टुकड़ा यहां पर है तो x है, ये कहां तक ले जा सकते तुम? यहां तक ले जा सकते ना, बस उसके आगे ले जा सकते क्या? रॉड तो यहां खत्म हो जाएगा। अच्छा ये टुकड़ा आखिरी में ले लोगे तो कितना आएगा? a, और यहां ले लोगे तो a प्लस एल। यहां से यहां तो a है ही ना, और यहां से यहां क्या आ जाएगा? a प्लस एल। तो x क्या बता रहा है? ये dx, ये छोटे से एलिमेंट का डिस्टेंस कहां से? m से। तो इस छोटे से एलिमेंट का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता? a, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? a प्लस एल। तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो लिमिट्स आएंगे a टू a प्लस एल। 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? -1/x। तो भैया मैं जब लिखूंगा देयरफॉर f इज इक्वल्स टू -g स्मॉल m कैपिटल स्मॉल m अपॉन l 1/x, और लिमिट्स डाल दो a टू a प्लस एल। एल क्या है? कैपिटल्स में, ठीक है, एल। करो अब वैल्यूज डाल के, -g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन कैपिटल एल 1/a प्लस एल -1/a। अगर ये माइनस साइन अंदर दे दिया तो सीक्वेंस पलट जाएगा। तो g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन कैपिटल 1/a -1/a प्लस एल। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a प्लस एल माइनस a अपॉन a इंटू ए प्लस एल। तो वो क्या होगा फिर? a प्लस एल माइनस a अपॉन a इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। तो अब अगर आप नोटिस करेंगे कि भैया ये तो a और ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर ये a और ये a कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या? l, और ये l और नीचे का l भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर कुल मिला के जो बचेगा हमारे पास, जस्ट अ मोमेंट। तो अब अगर मैं देखूंगा कुल मिला के मेरे पास क्या बचा, तो कुल मिला के बचा f इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन a इंटू ए प्लस एल। a इंटू ए प्लस एल, दिस इज द आंसर। अच्छा एक बात बता, जैसे कि मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी क्या है? एक पॉसिबिलिटी ये है, ये रॉड है आपका, ये दूसरा मास है स्मॉल m, जो कितने डिस्टेंस पे है? स्मॉल a डिस्टेंस पे है। इस रॉड का तो लेंथ आपको मालूम ही है, कैपिटल L है। अब ये एलिमेंट है आपका, तो अब मैं यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को x पकड़ूंगा, ये dx पकड़ूंगा, और ये तो dm है ना। तो मैंने एक पॉसिबिलिटी आपको बताया था कि हम x यहां से भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का तो डिस्टेंस हमें मालूम ही है। तो अगर मैंने x यहां से लेकर यहां तक लिया तो अब कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आएंगे? देखो ये यहां तक तो सेम चलेगा, नहीं सेम तो नहीं चलेगा बोलूंगा मैं। देखो कैसा रहेगा, मैं बोलूंगा df क्या रहेगा? तो कैपिटल G, इस एलिमेंट का मास dm, ये पार्टिकल का मास m, अपॉन यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस वो कितना है? x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या? तो बोले पूरी बॉडी का फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको df को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर अब मैं क्या लिखूंगा? dm की जगह मुझे फिर वो g इंटू m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू स्मॉल m x प्लस a का होल स्क्वायर, ये सब मैं डालूंगा तो कॉमन चीज़ें बाहर निकलेंगी। g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल L बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? 1/x प्लस a का होल स्क्वायर।
इंटू डी एक्स बचेगा। अच्छा ठीक है, अब बताओ x की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, यानी लिमिट्स क्या रहेंगी। बिंदास बोलो, जो लग रहा बिंदास बोलो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। गलत तो गलत, टेंशन नहीं, अपन है सुधारने के लिए। अभी बोलो, तुमको बोलने की हैबिट होंगी अच्छे से। बोलो क्या लग रहा, तुम खुद देखो ना। अब क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 to L। अगर आपने 0 to L बोला तो बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि अगर मैंने इसको यहां ले लिया तो अब x की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, 0 है ना। और अगर मैं इसको आखिर में ले लिया तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, L। तो अब लिमिट्स आ जाएगा 0 to L। अब वापस से फिर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, -1/x + a हो जाएगा। ये माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल L 1/x + a हो जाएगा। फिर लिमिट्स लगाओगे आप 0 to L, फिर सॉल्व करोगे, घुमा फिरा के वही आंसर आना है, g कैपिटल M स्मॉल m a × a + L। यही फॉर्मूला आंसर आना है। समझ में आया ये पॉइंट, ठीक है। एक रिंग वाला बचा हुआ है, फिर उसके बाद अपन सुपरपोजिशन पे जाएंगे। तो कल एक और मैं प्रॉब्लम लूंगा थोड़ा अच्छा लेवल का इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। आज इतना ही, एक प्रॉब्लम से मैं चूक गया आज, टाइम हो गया ऑलमोस्ट।